आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 11 जवान हुए शहीद। सीएम भूपेश बघेल बोले, किसी को छोड़ेंगे नहीं। राम यूपी से तो कर्नाटक से हनुमान। कर्नाटक चुनाव प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई एंट्री। अखिलेश यादव बोले, सड़कों से कूड़ा हटा न सांड। हर सवाल के जवाब में भाजपा कहती है तमंचा। ये भाजपा का ध्यान भटकाने का स्टाइल है। और ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी 14 एवेन्यू में लगी भीषण आग। तीन मंजिल तक उठी लपटें। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के पास आज डीआरजी यानी कि जिला रिजर्व गार्ड के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर आईईडी हमला हुआ है। आईईडी को नक्सलियों ने प्लांट किया था। इस हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ये बहुत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ये लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है और नक्सलियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि आज दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। वापसी के दौरान माओवादियों की ओर से अरनपुर मार्ग पर आईईडी विस्फोट किया गया, जिससे अभियान में शामिल 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। इस प्रकार की जानकारी है और ये बहुत दुखद है। और मैं जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। जिला दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबडीश माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी में एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रिइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों को इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की। और दिल्ली महिला आयोग ने महिला कुश्ती खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज करने में नाकाम होने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि 5 दिन बीत गए लेकिन दिल्ली पुलिस कुश्ती खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न की शिकायत को लेकर एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई। ये गैरकानूनी है। कानून की आईपीसी की धारा 166A(C) कहती है कि यौन उत्पीड़न को लेकर अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। हमने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का सुझाव भेजा। आज 5 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने विमेन रेसलर्स के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है। पॉक्सो का केस बनता है फिर भी एफआईआर नहीं दर्ज करी गई है। हद हो गई है। लड़कियों को और उनके परिवार वालों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनकी हमें ईमेल पे ईमेल आ रही है कि किस तरीके से कुछ लोग उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक बताया है कि उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने उनके नाम अक्यूज्ड को लीक कर दिए हैं और भी उनको धमकियां मिल रही हैं। जिस देश में देश की राजधानी में हर दिन 6 बलात्कार होते हैं, उस देश की राजधानी की पुलिस पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। तो देश का कानून बहुत स्ट्रांग है। मैं दिल्ली पुलिस को याद दिलाना चाहती हूँ कि देश का कानून ये कहता है, सेक्शन
166 1AC ऑफ IPC ये कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला लड़की की सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट पे FIR दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। हमने दिल्ली पुलिस के विमेन सेफ्टी कमिश्नर को आज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दिए हैं कि वो ये आइडेंटिफाई करें कि किन लोगों की वजह से, किन ऑफिसर्स की वजह से ये FIR दर्ज नहीं हुई और उनके ऊपर अगले 48 घंटे में FIR दर्ज करें। और दिल्ली भाजपा द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता को महाराज बताते हुए उनके बंगले में रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के आरोप के बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि इस तरीके के मुद्दों को उठाने का कारण है कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। पुलवामा जैसे मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के जिस घर की बात की जा रही है वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर है। जिस घर में केजरीवाल के माता पिता रहे थे उसकी छत गिर गई, जिसके बाद उसकी मरम्मत की गई है। गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। और कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। मांड्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने रैली के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं त्रेता युग से है। भगवान श्री राम के अनन्य सहयोगी के रूप में अगर कोई मिला था तो वो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। ये वही कर्नाटक की धरती है। ये मित्रता कितनी अभिन्न है। दुनिया में जहां कहीं भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। कर्नाटक रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रहा है। टीम इंडिया में कितने प्लेयर शामिल हों ये कर्नाटक की जनता को तय करना है। टीम इंडिया में जितने प्लेयर जाएंगे टीम उतनी ही मजबूती से काम करेगी। भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजियाबाद में महापौर पद पर चुनाव लड़ रही सपा प्रत्याशी पूनम यादव के घर पहुंचे। सड़कों से कूड़ा और सांड न हटा पाने वाली भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में क्या हुंकार भरेगी। उनसे महंगाई पर सवाल करो, बेरोजगारी पर सवाल करो या किसी अन्य मुद्दे पर सवाल करो। सबके जवाब में सिर्फ तमंचा कहकर मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा। बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं है। अखिलेश जी उसी का परिणाम ये बना रही है बीजेपी। उसी का परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। अरे लखनऊ जैसी राजधानी, समाजवादियों का काम हटा दो क्या मिलेगा वहाँ पर। इसी शहर में मुझे याद है सबसे पहले नेताजी आए थे जिन्होंने मेट्रो का शिलान्यास और शुरुआत की थी। अगर आप में से पुराने पत्रकार लोग हैं वो जानते होंगे। मैं जब इस शहर में घुसा हूँ, जिस रास्ते से आया हूँ, साइकिल ट्रैक देखी वो बर्बाद हो गई। आज अर्बनाइजेशन में साइकिल
में चलने वालों के लिए क्या सुविधा है, मजदूरों के जो दूर दूर से आते हैं घर मकान को क्या सुविधा है। बीजेपी वाले बताएं कि एक ऑटो वाले को यहाँ पर पुलिस ने मार मार के मार दिया था, क्या सरकार ने मदद की थी? क्या उन पुलिस वालों को जेल भेज दिया था? मार मार करके जान। और कानपुर में समाजवादी पार्टी से मेयर पद की प्रत्याशी आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी के कार्यालय के उद्घाटन के लिए शिवपाल सिंह यादव इटावा के कानपुर पहुंचे थे और कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद वो कानपुर देहात होते हुए इटावा की ओर जा रहे थे। तभी सिकंदरा इटावा कानपुर नेशनल हाईवे पर एक होटल पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोककर स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी उतारे हैं और वो सभी जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में कोई काम नहीं किया, सिर्फ परेशानियां ही पैदा की है। प्रत्याशी डिक्लेयर भी हो गए और सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ भी रहे जी। समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी जीते जी और इसलिए जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 साल में कोई काम नहीं किया है, केवल और उत्तर प्रदेश में रामनगरी के नाम से मशहूर अयोध्या की एक मुस्लिम छात्रा ने उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त कर अयोध्या के साथ साथ प्रदेश और देश का भी नाम रोशन किया है। शहर के कनौसा कॉन्वेंट की हाई स्कूल की छात्रा मिस्कत नूर ने 97.83% अंक लाकर अयोध्या का नाम रोशन कर दिया है। मस्कत नूर के पिता एक मदरसे में शिक्षक हैं और मस्जिदों में तकरीर पढ़ते हैं। वहीं कोजनपुर स्थित OPS इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चों में सबसे अधिक अंक लाने वाले आंशिक दुबे जो पूरे उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पर रहे, जिनके परसेंटेज 97.5% है, और आयुषी राय 96%, निधि मौर्य 95.6%, उमेश चौरसिया 95.6% और श्रुति मिश्रा 95.5%, हेम ओझा 94.66% और आराध्य सिंह 94% अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन करने वालों में रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना श्रेय जो है सबसे पहले अल्लाह को देना चाहती हूँ और फिर अपने माँ बाप को और फिर उसके बाद टीचर्स जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं आगे बनना चाहती हूँ डॉक्टर और मतलब नीट क्वालिफाई करना है मुझे। और फिर उसके बाद टीचर्स उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जो कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो बच्चों को चाहते हैं, वो हमें पहले से ही ऐसी तैयारी करवाते हैं कि हम अच्छा टॉप करें। मैंने तैयारी और यूपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिले का स्कूलों का प्रदर्शन शानदार रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में हाई स्कूल में सरस्वती विद्या मंदिर अफजलगढ़ जनपद बिजनौर की शीतल कुमारी ने 96.67% अंकों के साथ जिला टॉप किया है। इंटर में LRD इंटर कॉलेज मंडावर की इशिका राजपूत ने जिला टॉप किया है। इशिका ने 96.40% अंक लाकर ये प्राप्त किए हैं। इशिका ने प्रदेश स्तर में भी टॉप किया है और प्रदेश में उनका 6ठा स्थान रहा है। आपका स्थान आया, आपको इसमें कैसा लगा? मुझे अच्छा अनुभव हुआ है और जिले में प्रथम स्थान आने पर विद्यालय का और हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। इस बात की बहुत खुशी है। इस सफलता का श्रेय आप इसे किसे देती हैं? सबसे पहले मेरे माता पिता और उसके बाद सभी गुरुजी। और बड़े होकर आप क्या बनना चाहती हैं? मैं एक अध्यापक बनना चाहती हूँ, क्योंकि इस पूरे देश हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे अधिक सम्मान एक टीचर को ही मिलता है। और ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी 14 एवेन्यू में भीषण आग लग गई है। यहां फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट में आग बताई जा रही है। घटना के बाद आसपास इलाके में हड़कंप मच गया। इस बारे में सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र की है। यहाँ गौर सिटी में छोटी एवेन्यू के टावर L में भीषण आग लग गई थी। लोगों में जब बहुमंजिला इमारत में आग के लपटों के साथ धुआं उठते देखा तो हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग की लपटें ऊपर की ओर बढ़ने लगी। इस घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। भीषण आग की घटना से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है।
और उत्तर प्रदेश के बांदा में टिकट न मिलने पर एक कार्यकर्ता का अनोखा विरोध देखने को मिला है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने विरोध में अब उसने अपना मुंडन करा डाला और पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ता का कहना है कि वो भाजपा में पिछले 17 सालों से लगातार काम कर रहा है। उसकी पत्नी भी पिछले 10 सालों से काफ़ी एक्टिव है। उसने नगर पंचायत इंदवारी से अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन टिकट नहीं मिला, जिस कारण उसने अपना मुंडन कराकर अनोखा विरोध जताया है। उसने मुंडन कराने से पहले सोशल मीडिया में पोस्ट भी की थी। नगर पंचायत चिनवारी में भारतीय जनता पार्टी में मैंने पिछले 17 वर्षों से काम कर रहा हूँ। पार्टी में प्रचारक भी रहा 2 बार। वर्तमान में जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी द्वारा टिकट वितरण में धांधली, बागियों को पैसे देकर टिकट बेचा गया। इससे मैं आहत हूँ। सर्वथा योग्य होने के बावजूद, जिले में पदाधिकारी होने के बावजूद मेरी पत्नी का टिकट काटा गया। इसकी मांग मुझसे नहीं की गई। और इन दिनों लखीमपुर शहर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां द्वारा प्रचार किया जा रहा है, जिसके तहत शहर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिले के सभी कोतवाली और थाना क्षेत्रों में चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसको लेकर आज सदर कोतवाली पुलिस और एसएसबी के जवानों के द्वारा लखीमपुर शहर के मुख्य मार्गों पर पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। और बदायूं में एक युवक को खुलेआम पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ दबंग लोग पुलिस की मौजूदगी में उसे पीटते देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शहर के ओवरब्रिज के नीचे का है। मोहल्ला कृष्णापुरी निवासी संदीप मिश्रा और कृष्णपाल शर्मा के बीच पुरानी कोई रंजिश चली आ रही थी। संदीप अपने घर लौट रहे थे कि इसी दौरान कृष्णपाल और उनके 2 बेटों ने घेर लिया और जमकर मारपीट की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वीडियो वायरल हो गया और पुलिस तमाशबीन बनी नजर आई और एक युवती शोर मचाती देखी जा सकती है, जबकि हमलावर लगातार गाली गलौज के साथ घसीट कर मारपीट करते रहे। इधर एक गाड़ी में तोड़फोड़ की बात भी सामने आ रही है, जो सवालों के घेरे में है। पूरे मामले में थाना सिविल लाइंस पुलिस ने संदीप के भाई कुलदीप की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और बदायूं जिले की वजीरगंज पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए लोगों के एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाले गैंग का हिस्ट्री चीटर समेत 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 स्वाइप मशीन, 16 एटीएम कार्ड और दिल्ली से चोरी की गई होंडा सिटी कार बरामद की गई है। और सभी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव आते ही वो अपनी ही बातें भूल जाते हैं। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी ने ऐसा ही किया है। समाजवादी पार्टी ने फाजिल नगर पंचायत से ऐसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी, जिस पर 8 मदरसा खोलकर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति और मदरसों में फर्जी नियुक्ति करने का गंभीर आरोप है। अल्पसंख्यक विभाग और विजिलेंस की टीम इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। इसी गांव के रहने वाले यासीन मोहम्मद ने शिकायत की, जिसके बाद जांच तो शुरू हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने से लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। नीतियों से और भी कई विभागों से पैसा आता है, थोड़ा बांट दिया और सब अपने पास रख लिया। कुशीनगर जिले में सबसे बड़ा वो पैसा वाला लग रहा है और चुनाव भी लड़ रहा है। बताइए, चुनाव जीतने के लायक। और राजस्थान की सरकार की महंगाई राहत पहल की शुरुआत के साथ ही राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें वाले पोस्टर और बैनर लगे दिखाई दे रहे हैं। पिंक सिटी जयपुर के विभिन्न चौराहों, बस स्टॉप, प्रमुख सड़कों, अन्य सड़कों के किनारे, विभिन्न चौराहों और इमारतों के पास पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं, जिन पर महंगाई राहत शिविर 24 अप्रैल से लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी सीएम गहलोत महंगाई राहत कैंप से जुड़े अपडेट लगातार शेयर कर रहे हैं। और जयपुर के कालाडेरा में महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा के बाद कांग्रेसी नेताओं में विवाद हो गया। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रक्षमणी कुमारी और पूर्व विधायक भगवान साहे सैनी के बीच विवाद हुआ। रक्षमणी कुमारी ने भगवान साहे सैनी को जमकर खरी खोटी सुनाई। सैनी से उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप ऐसी हरकतें करके कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत मुख्यमंत्री की सभा में मंच पर रक्षमणी
रुक्मणी कुमारी की कुर्सी नहीं लगने से हुई। शुरुआत में उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई तो वो आम लोगों के बीच जाकर बैठ गई। बाद में जब सीएम गहलोत की निगाह उन पर पड़ी तो उन्हें मंच पर बुलाया गया। सीएम के दखल के बाद उन्हें मंच पर बैठने की जगह मिली। मुख्यमंत्री की सभा के बाद जैसे ही रुक्मणी कुमारी का भगवान साहे सैनी से सामना हुआ तो उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। और अशोक गहलोत सरकार के महंगाई राहत कैंप को लेकर राजस्थान में राजनीति तेज हो गई है। कैंप के पहले ही दिन सोमवार को कोटा में जमकर हंगामा हुआ था। कोटा के रामगंज मंडी में महंगाई राहत कैंप में बीजेपी विधायक मदन दिलावर के हंगामे का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो कैंप में लगे कंप्यूटर और लैपटॉप के वायर निकालकर खुद ही बंद कर रहे हैं। उसके बाद लाभार्थियों और कार्मिकों को घर जाने की बात कर रहे हैं। इस मामले को लेकर अब वीडियो वायरल हो रहा है और विधायक सहित अन्य के खिलाफ रामगंज मंडी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। और एक बड़ी बहन की सजगता से किडनैप होती छोटी बहन को बचा लिया गया। मामला हरमाड़ा इलाके का है। पुलिस के अनुसार आरोपी दौसा के सलेमपुर का है। उसने स्कूल से घर लौट रही 7 साल की मासूम को पिता का परिचित होने का झांसा देकर बाइक पर बिठा लिया। घर की विपरीत दिशा में जाते देख पीछे चल रही बड़ी बहन चिल्लाने लगी। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बच्चियों का घर था। आवाज़ पिता ने सुनी तो वो बाइक से अमर का पीछा करने लगे। ये देखकर आरोपी मासूम को चलती बाइक से फेंक कर भाग गया। पिता के पहले बच्ची को संभाला, फिर बदमाश का पीछा करने लगा। करीब 1 किलोमीटर आगे बदमाश एक दुकान पर बैठा हुआ था। बच्ची ने दूर से उसे पहचान लिया। घटना के बारे में जानकर मौके पर कई लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी को पीटने लगे। बाइक से फेंके जाने के कारण बच्ची को चोटें आई हैं। बड़ी बहन निर्भया टीम द्वारा दी गई शिक्षा के कारण चिल्लाई थी। हरमाड़ा थानाधिकारी हरिपाल सिंह ने बताया कि पिता की रिपोर्ट पर अपहरण व मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब अगवा हुई बच्ची के बयान के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। और अर्थ डे के मौके पर जयपुर में सेव अर्थ मिशन के फाउंडर संदीप चौधरी की अध्यक्षता में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई थी। इस मौके पर पूरे देश में सेव अर्थ मिशन से जुड़े हुए सदस्यों ने भाग लिया था। अर्थ डे के बाद भी ये मुहिम लगातार जारी है। सेव अर्थ मिशन के फाउंडर संदीप चौधरी ने बताया कि सेव अर्थ मिशन का एक ही नारा है, धरती को बचाना है, जिसके तहत हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और आखिर में एक बार नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में 11 जवान हुए शहीद। सीएम भूपेश बघेल बोले, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। भगवान राम यूपी से तो कर्नाटक से हनुमान जी। कर्नाटक चुनाव प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई एंट्री। अखिलेश यादव बोले, सड़कों से न कूड़ा हटा पाए न सांड। हर सवाल के जवाब में भाजपा कहती है तमंचा। ये भाजपा का ध्यान भटकाने का स्टाइल है। और ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी 14 एवेन्यू में लगी भीषण आग, 3 मंजिल तक उठी लपटें। और बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।